दोस्तों, भाग 6 में आप लोगों ने देखा था कि चक्षु ने नीरव के बारे में सोचकर कहा कि मैं तुम्हें कभी खुद से अलग होने नहीं दूंगी और तुम वृंदा के साथ कभी खुश नहीं रह पाओगे। तब इसका एहसास मैं तुम्हें कराऊंगी ताकि तुम मेरे पास वापस लौट आओ। वो अपने आंसू साफ किए और कुछ बड़बड़ाई। अब देखेंगे आगे। नहीं नीरव, मैं तुम्हें इस तरह खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। हमारे प्यार को मजबूरी की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। तुम वृंदा के साथ कभी खुश नहीं रह पाओगे। जब तुम वापस आओगे तब इसका एहसास मैं तुम्हें करवाऊंगी ताकि तुम मेरे पास लौट आओ। वह अपने आंसू साफ करती बड़बड़ाई, मैं इस मजबूरी की शादी को मजबूरी ही रहने दूंगी। भाभी को उस घर में रहना है तो रहे, पर तुम मेरे रहोगे। पर ये होगा कैसे? नीरव तो साफ मुकर गया है। क्या वह इसे अपनी नियति मान चुका है या खुद को झूठे दिलासा दे रहा है? और करे भी क्या? वो बेचारा जबरदस्ती एक विधवा को उसके पल्ले बांध दिया गया है। सबने उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया होगा, तभी वो तैयार हुआ, वरना वह तो इन मामलों में बहुत कच्चा है। लड़कियों से दूर रहता था, यहाँ तक कि मुझसे भी। इसी वजह से वो उसे अपना नहीं पा रहा है और ब्रह्मचर्य व्रत निभा रहा है। नीरव के मन का तो पता चल गया, पर भाभी के मन में क्या है वो पता करना पड़ेगा। अगर वह भी नीरव को ना अपनाना चाह रही हो तो फिर तो प्रॉब्लम ही कुछ नहीं है। उसे भी सबने फोर्स किया होगा, पर अब उसे रहना होगा। उस घर में तो रह लेगी। मैं और नीरव शादी करके कहीं और चले जाएंगे, पर मेरे घर वाले इस सब के लिए तैयार होंगे। शायद नहीं तो क्या करूंगी? फिर हम भागकर शादी कर लेंगे और शहर जाकर रहने लग जाएंगे, जहाँ ये रीति रिवाज, परंपरा, ऐसी बुरी प्रथाएं हमारे प्यार के आड़े न आए। चक्षु का मन सच चाय को पचा नहीं पा रहा है, इसलिए उसका मन बेथासा भाग रहा है, परंतु उल्टी दिशा में। वहाँ से उठकर माँ के पास आ गई ताकि उनका मन टटोल सके। सुबह का समय था तो माँ आंगन में झाड़ू बुहार कर अभी बैठी थी। मम्मी, उसने उनको आवाज दी। हाँ, एक बात पूछनी है। हाँ पूछ। अगर कोई लड़का किसी विधवा को मजबूरी में चादर डाले पर उसके बाद दोनों एक दूसरे को ना अपनाए तो क्या लड़का अपनी मनपसंद लड़की से शादी कर सकता है? कहकर चक्षु माँ की प्रतिक्रिया जानने उनकी तरफ देखने लगी। ऐसा क्यों पूछ रही है? माँ ने आंखें सिकोड़कर पूछा। जानने की इच्छा है। हमारे समय में अगर लड़का कुंवारा होता था तो उसे छूट दी जाती थी कि वह चाहे तो मनपसंद की लड़की से दूसरी शादी कर सकता है। समय बदला तो इसमें भी बदलाव हो गया है। दूसरी शादी करने से परिवार में कलह तो बढ़ता ही है, कानूनी पचड़े भी बढ़ जाते हैं। इसलिए लड़के पर जबरदस्ती नहीं की जाती विधवा को अपनाने की, पर अगर अपना ली फिर बहुत कम ही ऐसा चांस होता है कि वह दूसरी शादी का विचार करे, क्योंकि वह ये सब अपनी मर्जी से करता है। माँ ने उसे सच्चाई बताई जो चक्षु को समझ आनी चाहिए थी, पर वह तो जैसे सब कुछ झुठलाने पर तुली हुई है। महेश भाई ने तो दूसरी शादी की थी। परिवार वालों ने उन्हें जबरदस्ती चादर डालने मजबूर किया तो वे उसे गांव में छोड़ शहर चले गए थे और वहाँ दूसरी शादी कर ली। हाँ, वहाँ महेश की मर्जी नहीं थी, क्योंकि उसका पहले से शहर में किसी और लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिवार में वही एकमात्र लड़का था तो घर वालों ने जबरदस्ती की थी, पर ऐसा नहीं है कि उसने पूरी तरह घर आना छोड़ा है। कुछ समय घर से दूर रहा, पर अब घर आता जाता है। वो भी तो कुछ सालों पहले की बात है। आज की आधुनिक लड़की क्या ये स्वीकार कर पाएगी कि उसके पति की जिंदगी में एक और औरत हो जिस पर उसके पति का पत्नी जैसा अधिकार हो? मर्द जात कितने दिन दूर रहेगा? वह दोनों के साथ रहेगा। महेश की पत्नी को उसके गांव आने पर ऐतराज होता है, पर वो पत्नी के ऐतराज को दरकिनार कर बराबर गांव आता जाता है और दोनों पति पत्नी की तरह ही रहते हैं। क्या? माँ से महेश की सच्चाई सुनकर वो चौंकी। हाँ, एक बार कोई इस बंधन में बंध जाए तो आसानी से खुद को छुड़ा नहीं पाता। माँ ने चक्षु के प्रश्नों के उत्तर दिए, जिससे चक्षु को समझ जाना चाहिए था कि बेशक मन से या बेमन से स्त्री पुरुष इस बंधन में बंधते हैं, पर इसे आसानी से तोड़ नहीं सकते। यदि नीरव उससे शादी कर भी ले तब भी वृंदा उस घर में उसकी पत्नी की हैसियत से ही रहेगी। जिस स्त्री पर उसका पत्नी जैसा हक होगा तो क्या उससे दूर रह सकता है? नहीं। पर उसका मन तो जैसे ये समझना ही नहीं चाह रहा है। इसलिए अब वो वृंदा से मिलना चाहती है ताकि उसके मन की गिरह खोल सके कि उसके मन में क्या चल रहा है। क्या वो नीरव को दिल से अपनाएगी?
1-2 दिन बाद हिम्मत करके चक्षु दोपहर के समय घर पर आई। वृंदा ने उसे दरवाजे पर देखा तो हैरान थी। चक्षु ने उसके देखने पर नजरें चुराई तो वृंदा ने भी खास खुशी तो नहीं जताई, क्योंकि जब उसे उसकी जरूरत थी। वह अपने माता पिता के दबाव में गांव छोड़कर शहर चली गई थी। वह चाहती तो सलोनी के गुनाहगारों को सजा दिलवा सकती थी, पर उसने सच्चाई से मुंह मोड़ पलायन का रास्ता चुना, जो वृंदा को अच्छा नहीं लगा। पर वह दरवाजे पर खड़ी थी और अंदर आने परमिशन चाह रही थी। वृंदा पीछे मुड़ी और अंदर आने लगी तो चक्षु भी आ गई। वह उसे बैठने को कहती है तो वह चेयर पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसने पंकज के बारे में पूछा और उसके एक्सीडेंट पर अफसोस जताया तो वृंदा भावुक हो गई। दिल अधिक भर आया तो फफक भी पड़ी। शांत हो जाइए भाभी, रोने से जाने वाला वापस तो नहीं आ जाएगा। जो चला गया वो कब लौट कर आया है? इतने महीने हो गए आपके रोने से वो लौट कर आए नहीं ना, तो अब तो आप भी उसे नियतिमान सच्चाई स्वीकार कर दिल मजबूत कीजिए। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसकी तरफ देखने लगी। वृंदा दोनों की उंगलियों से गालों पर लुढ़क आए आंसू पोंछती है। हाँ, अब कहाँ आएंगे वो तो छलावा बन गए। ढेर सारे सपने आँखों में भरे, प्यार करना सिखाया। एक बार गए तो फिर कभी ना लौटने के लिए। मुझे अकेला छोड़ गए, मौत से भारी जीवन जीने के लिए। मेरा तो संसार ही उजड़ गया है। आँखों के सपने बिखर गए, जीने की तमन्ना मर चुकी है। लगता है अब जीवन में कुछ भी शेष नहीं। उस दुर्घटना में मेरा सुख चैन सब बर्बाद हो गया। कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। चुप हो जाइए भाभी, संभालिए खुद को। वृंदा बहुत भावुक हो गई तो चक्षु भी भावुक हो गई। नीरव के बारे में कुछ भी पूछने का साहस नहीं कर पाई। थोड़ी देर चक्षु बैठी रही तो अब वृंदा भी नॉर्मल हो गई। उसने गौर किया नीरव का कमरा बंद है। इसका अर्थ है वृंदा अभी भी अपने ही कमरे में सोती है। तो पूछती है, भाभी नीरव का कमरा बंद है? हाँ, पहलवान जी शहर गए हैं ना, जब आएंगे तभी खुलेगा। ऐसा क्यों? क्या आप उसके साथ नहीं सोती? मतलब उसके कमरे में उसके साथ नहीं रहती? उसने सवालिया नजर उस पर टिकाई। नहीं, उसने उससे नजरें चुराई। क्यों? हर क्यों का जवाब हो जरूरी तो नहीं। चक्षु के सवालों का वृंदा ने गोलमोल जवाब दिया। वैसे वो उसे और कुरेदना चाहती थी, पर वृंदा सहज नहीं थी। उसे इतना तो पता चला कि वे दोनों अभी पति पत्नी की तरह नहीं रहते और वृंदा पंकज को दिल से निकाल नहीं पाई है। मतलब साफ है, नीरव उसके दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाया है। ऐसा होता तो वृंदा पंकज को याद कर इस प्रकार रोती नहीं। उधर नीरव भी अकेडमी पहुंचने के बाद घर की याद, पंकज के जाने के गम और वृंदा के ख्यालों को परे कर बिल्कुल पहले वाले अंदाज में पूरे दमखम से कुश्ती की प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुका था। एक मेडल उसकी कई सारी समस्या सुलझा सकता है। पंकज का सपना पूरा होगा, नेम फेम भी मिलेगा और पहलवान जी अखाड़े में वापस ले लेंगे और वृंदा भी खुश हो जाएगी। तो तब शायद वह उसे अपने दिल की बात बता पाएगा तो वृंदा के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ जाएगी। इस सब को पाने उसे बहुत कड़ी मेहनत करनी है, जिसके लिए सब कुछ भुलाना पड़ेगा। पहलवान जी के कहने पर उसने अपनी प्रैक्टिस की हर रोज की वीडियो बनाकर उनको भेजनी शुरू कर दी। पहलवान जी उन वीडियो फुटेज को बारीकी से देखते और निरीक्षण करते। जल्द समझ गए कि कोच उसे महज पॉइंट बटोरने पर ध्यान देने की ट्रिक सिखा रहा है, जबकि नीरव ने तो हमेशा देसी स्टाइल में दंगल लड़ा है, जिसमें पॉइंट कोई मायने नहीं रखते। यहाँ तो बस विरोधी को चितकर ढेर करने पर जोर दिया जाता है, जिसमें नीरव माहिर है। उसकी धोबी पछाड़ का प्रतिद्वंदी के पास कोई जवाब नहीं होता, पर जैसे कोच उसे सिखा रहा है वह तो अपने दाव का प्रयोग ही नहीं कर पा रहा, इसलिए वह बलकार से हार गया। आधुनिक कुश्ती में समय और पॉइंट दोनों मायने रखते हैं, इसलिए कोच उसकी ट्रिक बदलने पर जोर दे रहा है। पर जो चीज बचपन से सीखी गई है उसको छोड़कर इतनी आसानी से दूसरी चीज अपनाना बहुत ही मुश्किल है। पहलवान जी ने ये सब देखा तो चिंतित हो गए। नीरव उनका काबिल शिष्यों में से एक है, वह मेडल का तगड़ा दावेदार था। वे उसे इस तरह हारता भी नहीं देखना चाहते थे, तो उसकी समस्या का समाधान बताया। मैं अपने अखाड़े के 2 पहलवान अकेडमी भेज रहा हूँ। जब कोच अपनी प्रैक्टिस बंद करवा दे तब तू इनके साथ दाव आजमाना। मैं फोन पर तुझसे लाइव जुड़ा रहूंगा, जहाँ पर गलती करेगा ठीक करवाऊंगा। पहलवान जी उसे समझाते हुए बोले,
वो तो ठीक है गुरुजी, पर अगर कोच को पता चला तो ये अकेडमी के नियम के विरुद्ध मानकर मुझ पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा अकेडमी से बाहर भी करवा सकता है। नीरव ने अंदेशा जताया। उसको पता ही ना लगने देना। नीरव ने सहमति दी और अगले दिन पहलवान जी ने अपने अखाड़े के 2 पहलवान, जो फिलहाल किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे थे, नीरव की सहायता के लिए भेज दिए। जब कोच अपनी प्रैक्टिस करवाकर चला जाता, उसके बाद वह उनके साथ प्रैक्टिस करता। धीरे धीरे सब ठीक चलने लगा। वह पुराने रंग में वापस आने लगा। कोच अधिकतर सुबह और शाम के समय प्रैक्टिस करवाता। वह दोपहर और रात में ज्यादा प्रैक्टिस करता। उन्हें सुबह उठने की आदत है, तो सुबह यहाँ भी जल्दी उठकर अपनी प्रैक्टिस करते। गांव में जहाँ मिट्टी में प्रैक्टिस करते थे, यहाँ रिंग में करते। अब वो अकेडमी के बाकी रेसलर को उसके साथ उसी समय बाउट लड़ने प्रेरित करने लगा, ताकि अपने सीखे दाव उन पर आजमा सके। नीरव ये सब कोच की नजर में आए बिना कर रहा था, किंतु कब तक ये सब छिपता। जल्द ही कोच को उसके रवैये से दिक्कत होने लगी। जब वो उसे सिखाता, नीरव उसके द्वारा सिखाए एक भी दाव नहीं सीखता, बल्कि टाल टोल करके इधर उधर हो जाता। कोच को दाल में काला नजर आने लगा। अब वो नीरव पर नजर रखने लगा। एक दिन जैसे ही प्रैक्टिस खत्म हुई, सभी रेसलर आराम करने अपने रूम में गए। नीरव और उसके दोनों साथी थोड़ी देर सुस्ताकर वापस रिंग में आ गए। पहलवान जी उससे लाइव जुड़ गए और वे तीनों पारंपरिक तरीके से प्रैक्टिस करने लगे। कोच ने छिपकर सब कुछ देखा तो आग बबूला हो गया। ये क्या कर रहे हो? जब मैं सीखा रहा होता हूँ, उस समय तो तुम ढंग से सीखते नहीं, और अब। नजर फोन पर पड़ी जहाँ पहलवान जी लाइव जुड़े थे, तो गुस्से से आग बबूला हो गए। राम राम कोच सर, उन्होंने अभिवादन किया, पर कोच इस समय बहुत गुस्से में था, तो पहलवान जी ने सफाई देनी चाहिए। नीरव ने बचपन से अखाड़े में दंगल लड़ा है, तो वहाँ आधुनिक कुश्ती सीखने में दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं इसे थोड़ी नसीहत दे रहा हूँ। कृपया इसका बुरा ना माने। हाउ डेयर यू, ये सब इस तरीके से करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने मुझे इसका कोच हायर किया है, ताकि मैं इसको ना बल्कि एशियन गेम के लिए बल्कि ओलंपिक के लिए तैयार कर सकूं, और आप उसे वही पुरानी कुश्ती सिखा रहे हैं जो आप सिखाते हैं। इससे सिर्फ देशी दंगल जीते जा सकते, ओलंपिक मेडल नहीं। ये नियम का उल्लंघन है। अथॉरिटी को जवाब मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है, और ये जो कर रहे हो वह मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। कोच गुस्से से बौखलाया। आप निश्चित रहिए, ये मेडल जरूर लाएगा। पहलवान जी ने उसे आश्वस्त करना चाहा। ऐसे कुश्ती लड़कर तो कभी मेडल नहीं जीता जा सकता। मैं एशियन गेम का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और आप सोचते हैं कि इसे मुझसे बेहतर कुश्ती सिखाएंगे। गलतफहमी है आपकी। अच्छा बताइए, आपने कितने मेडल जीते हैं अपनी रेसलिंग लाइफ में? उसने पहलवान जी से गुस्से से पूछा। बेशक मैंने ज्यादा मेडल नहीं जीते, पर मेरे अखाड़े में कुश्ती सीखे पहलवान कई मेडल जीत चुके हैं। ऐसा है तो आप इसे अखाड़े में ही सिखाते। इसको यहाँ अकेडमी भेजने की जरूरत नहीं थी। सरकार का जो पैसा इस पर खर्च हो रहा है वो भी बचता, और मेरा समय भी। पर तब तो इसने लिख कर दिया था कि इसके पास कोच नहीं है, इसलिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने स्पेशल रिकमेंडेशन पर मुझे इसका कोच नियुक्त कर भेजा, क्योंकि उन्हें इसमें ओलंपिक मेडल नजर आ रहा है, जो कि आपके रहते संभव नहीं हो पाएगा। पर अब मैं इसका कोच हूँ, तो इसे मेरी बात माननी पड़ेगी, और नहीं मानी तो ये नियम का उल्लंघन है। मैं इसकी कंप्लेन अकेडमी और अथॉरिटी से कर रहा हूँ कि ये मेरी बात नहीं मानता। नहीं कोच सर, ऐसा मत कीजिए। आपकी काबिलियत पर मुझे शक नहीं है, पर नीरव जैसा लड़ता है उसे वैसे ही लड़ने दीजिए। टेक्निक बदलने से वह अपना स्वाभाविक कुश्ती नहीं लड़ पा रहा है और मात खा रहा है। पहलवान जी ने रिक्वेस्ट की, इस अकेडमी में रहना है तो मेरे अनुसार चलना होगा, नहीं तो वापस अपने अखाड़े जाओ। सर शांति से सोचिए, पहलवान जी मेरी मदद कर रहे हैं। नीरव ने भी रिक्वेस्ट की, पर कोच नीरव की कोई बात नहीं सुनता, क्योंकि बात उसके प्राइड पर आ गई थी। नीरव को उससे अधिक पहलवान पर विश्वास है, जो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अकेडमी में उसकी शिकायत कर देता है, और अब अकेडमी बोर्ड के 2 मेंबर और स्पोर्ट्स अथॉरिटी के 1 मेंबर समेत 3 लोगों की कमेटी के समक्ष उसे अपना पक्ष रखना पड़ेगा कि उनके हायर किए कोच का वह कहना क्यों नहीं मानता। अब उस पर अनुशासनहीनता का आरोप है।
अगर वो सही जवाब देकर उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया तो उस पर कड़ा कदम भी उठाया जा सकता है। अगले दिन नीरव को कमेटी के समक्ष पेश होकर उस पर लगे आरोपों के जवाब देने थे। 3 सदस्यीय इस कमेटी के मेंबर के अलावा कुश्ती फेडरेशन की तरफ से एक मेंबर एस.के. शर्मा, उम्र यही 50 के करीब, पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान रह चुके हैं। पहलवान जी की रिक्वेस्ट पर उनको कुश्ती फेडरेशन की तरफ से नीरव के पक्ष में बात करने भेजा गया है। वे मीटिंग से पहले नीरव से मिले और पूरा मामला जाना। नीरव उन्हें पूरी बात विस्तार से बता देता है कि किन हालातों में उसे अखाड़ा छोड़ अकेडमी आना पड़ा है, वरना वह यहाँ नहीं आना चाहता था, ना वह यहाँ कंफर्टेबल है। वे भी उसकी इस बात पर इत्तेफाक नहीं रखते कि प्रैक्टिस सिर्फ अखाड़े में ही हो, तो उसे समझाने का प्रयास करते हैं। माना तुम पहलवान जी का अखाड़ा नहीं छोड़ना चाहते, पर आज नहीं तो कल तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, मन से या बेमन से। क्यों सर? नीरव ने हैरानी से उन्हें देखा। ये समय की मांग है। न्यू गवर्नमेंट आने के बाद सरकार ने खेलों के स्तर को सुधारने के लिए सुधारात्मक स्तर पर कई बदलाव किए गए हैं, जिससे ओलंपिक में पदकों की संख्या बढ़ सके। परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं, तो सभी लोग उत्साहित हैं और इस दिशा में अधिक प्रयास किए जा रहे हैं। ओलंपिक से पहले सभी खिलाड़ियों, खासकर कुश्ती और मुक्केबाजों और कुछ एथलीट को ओलंपिक से 4 महीने पहले फॉरेन भेजा जा सकता है, जहां वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस कर सकें और वहां की परिस्थिति के हिसाब से ढल सकें और उनके अनुसार कुश्ती खेल सकें। इसका 90% तक खर्चा खुद सरकार उठाएगी। मैं अभी अखाड़े स्तर तक ठीक हूँ। मेडल जितना है तो सीखना तो पड़ेगा। देशी कुश्ती और इंटरनेशनल में काफी अंतर होता है। पहलवान उसको पहचान सकें, इसलिए ही उन्हें अखाड़े के साथ अकेडमी में भी प्रैक्टिस करवाई जाती है। हमारी देशी कुश्ती में समय को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, पर ओलंपिक या अन्य इंटरनेशनल गेम्स में सिर्फ 4 मिनट का गेम होता है। अगर उन 2-2 मिनट के 2 राउंड में तुम्हें तुम्हारा मनपसंद दाव लगाने का मौका मिल गया तब तो तुम जीत जाओगे, पर सोचो अगर न मिला तो दूसरा पहलवान जीत जाएगा। इसलिए मन से या बेमन से तुम्हें सीखना पड़ेगा कि दाव लगाए बिना भी पॉइंट कैसे हासिल किए जा सकते हैं, क्योंकि कोई कितना ही बलशाली क्यों ना हो, जो 4 मिनट के उस गेम में पॉइंट बटोरेगा वही जीतेगा और मुकद्दर का सिकंदर माना जाएगा। पर अभी मेरे लिए ये संभव नहीं है। एशियन गेम को मात्र 2 महीने रह गए हैं और मेरी प्राथमिकता उसमें मेडल जीतना है। उसके लिए मैं इतनी जल्दी टेक्निक बदलकर सफल नहीं हो सकता। मुझे किसी भी हाल ये मेडल जीतना है, क्योंकि यह एक मेडल सिर्फ मेडल नहीं होगा, हमारे घर की बिखर चुकी खुशियों को समेटने की चाबी होगी, जिसे मैं हर हाल में जीतना चाहता हूँ और यह इसी तरीके से लड़कर जीत सकता हूँ। उसके बाद ओलंपिक में तो अभी काफी समय है। आप कहेंगे तो मैं तब कोशिश कर सकता हूँ, पर अभी नहीं। कोच नहीं मानेगा। मैं उसके बिना भी मेडल जीत सकता हूँ। मेरे लिए पहलवान जी काफी हैं। नीरव ने अपने दृढ़ इरादे जताए तो मिस्टर शर्मा भी चुप हो गए। अब वे दोनों कमेटी के सामने थे, जहाँ सामने की कतारबद्ध कुर्सियों पर वे तीनों बैठे थे और इस साइड कोच बैठा था। वे दोनों भी बैठ गए। मिस्टर शर्मा नीरव का पक्ष रखते हैं कि वे कौन से हालात थे कि उसे अकेडमी का नियम तोड़ना पड़ा। वे नीरव को पूरी बात बताने कहते हैं तो अपने वो हालात उनके सामने रख देता है, जिस कारण उसे अखाड़ा छोड़ना पड़ा। भाई की मृत्यु, उसके बाद रिश्तेदारों के दबाव में शादी की मजबूरी, जिस कारण अखाड़े का नियम भंग होना और अखाड़ा छूटना, उसके बाद मजबूरी में यहाँ का रुख करना। उन्होंने उसकी बात को गंभीरता से सुना और समझने का प्रयास भी किया, पर वे भी इस बात पर उससे सहमत नहीं थे कि सिर्फ अखाड़े के दम पर ओलंपिक मेडल जीत सके। वे भी उसे सरकार की तरफ से खिलाड़ियों को लेकर नए तैयारियों और प्लान बताते हैं और चाहते हैं कि वह भी आधुनिक कुश्ती ही सीखे, पर वो ऐसा करके एशियन में नहीं चुकना चाहता, तो जिद पर अड़ा था। तुम्हें इतना हठी नहीं होना चाहिए। हम तुम्हारी कुछ बातें मान सकते हैं, पर तुम्हें भी हमारी बातें माननी पड़ेंगी। तुम उन चंद शॉर्टलिस्टेड खिलाड़ियों में हो जिनसे हमें ओलंपिक मेडल की उम्मीद है, इसलिए तुम्हें अतिरिक्त सुविधाओं के अलावा विदेश में प्रैक्टिस का मौका दिया जाएगा, पर उसके लिए तुम्हें अकेडमी के रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। उसकी जिद देख स्पोर्ट्स अथॉरिटी का मेंबर उसे समझाने का प्रयास करता है। मैंने आपकी सब बात सुन ली। मैं अभी आपकी बात नहीं मान सकता
और मैं आपको ये मेडल अपने दम पर लाकर दिखाना चाहता हूँ। नीरव की जिद देख कोच बौखला गया। देखा सर, आपने इसका एटीट्यूड, जो ये अभी कर रहा है, इसको अनुशासनहीनता कहा जाता है। एक भी इंटरनेशनल मेडल अभी तक नहीं जीता है इसने, और तेवर देखिए इसके। मैं तो कहता हूँ इस पर बैन लगना चाहिए। इसके सब्स्टिट्यूट में कोई दूसरा पहलवान भेजें जो इससे ज्यादा काबिल हो, बेशक वो अकेडमी का या बाहर का भी हो, पहले से प्रैक्टिस कर रहा हो, ताकि गोल्ड मेडल ना सही ब्रॉन्ज तो आए, वरना हमारा इस कैटेगरी में खिलाड़ी भेजना बेकार हो जाएगा। कोच भन्नाया हुआ बोला, मुझे ज्यादा बातें करनी नहीं आती ना, मैं अपनी सफाई दे पाऊंगा, क्योंकि मैं ये सब शब्दों में आपको नहीं समझा पाऊंगा। मुझे सिर्फ कुश्ती लड़ना आता है, तो उसी में जवाब दूंगा। आप मेरी वेट कैटेगरी में जिस भी पहलवान से मेरी बाउट कराना चाहते हैं करा सकते हैं। मैं आपको अपने स्टाइल में निर्धारित समय में उस पहलवान को हरा कर दिखाऊंगा। नीरव ने शर्त रखी, अगर मैं जीता तो अपनी शर्तों पर प्रैक्टिस करूंगा, और अगर हार गया तो गेम से नाम वापस ले लूंगा। बस इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। देखा सर आपने इसका घमंड, मैं तो कह रहा हूँ इसको अकेडमी से बाहर कीजिए। कोच उसे देख गुस्से में आपाक हो रहा था, पर वे तीनों शांत थे। ठीक है, हमें मंजूर है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी का मेंबर नीरव की तरफ देखकर बोला। ये सुनकर कोच अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगर ये हारा तो इसे नाम वापस लेना पड़ेगा। कोच बोला, हाँ ले लूंगा, क्योंकि उसके बाद वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं, जाकर भी मैं जीत नहीं पाऊंगा। अब मैं जा सकता हूँ। वह बोला तो उन्होंने सहमति दी। उनसे परमिशन लेकर नीरव बाहर आ गया तो एस.के. शर्मा भी बाहर आ गए। ये क्या किया, अगर ना जीत पाए तो? उन्होंने शंकित नजरें उस पर टिकाईं। मैं कर लूंगा, आप टेंशन मत कीजिए। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझसे ये सफाई वफाई नहीं दी जाती। वो अकेडमी के सबसे मजबूत पहलवान को रिंग में उतारेगा। थोड़ी सी चूक बाहर भी कर सकती है। मैं हर रिस्क उठाने तैयार हूँ, आर या पार, और मैं अपने गुरुजी पर बहुत विश्वास करता हूँ। मेरी उनमें आस्था है। अगर वो कह रहे हैं कि कोच मुझे गलत टेक्निक सिखा रहा है, मतलब वो सही कह रहे हैं। उनकी कही बात मैं अक्षरशः सत्य मानता हूँ। नीरव ने पहलवान जी में विश्वास जताते हुए कहा, ठीक है फिर, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं तुम्हारे एशियन से पहले होने वाले इस मुकाबले तक यही हूँ, ताकि कोच कोई गड़बड़ ना करे, क्योंकि मुझे उसका बिहेवियर ठीक नहीं लगा। अगर कोच गलत हुआ तो मैं ये बात फेडरेशन तक पहुंचाऊंगा, पर उसके लिए तुम्हें मुकाबला जीतना पड़ेगा। कब तक होगा बता देंगे, 2-3 दिन के अंदर हो जाएगा। एस.के. शर्मा थोड़ी देर बाद चले गए। नीरव अब पहलवान जी को सारी बात बताता है कि वहाँ क्या हुआ, तो वे भी उसकी बात से सहमत थे। जैसे कोच उसे सिखा रहा था, उस तरह से वह कभी नहीं जीत सकता था। हर पहलवान की कोई एक ताकत और एक कमजोरी होती है, पर वह तो उसकी ताकत को इस्तेमाल ही नहीं करने दे रहा था। पर नीरव के मुकाबले में हारने पर नाम वापस लेने वाली बात उन्हें जमी नहीं, पर अब तो वह चैलेंज दे आया है, तो मुकाबला तो करना पड़ेगा, और नई तरीके की कुश्ती भी सीखनी पड़ेगी। देख नीरव, सीखना तो तुझे पड़ेगा कि इंटरनेशनल कुश्ती कैसे खेलते हैं, पर एशियाड गेम के बाद उसमें भी भारत, रसिया, ईरान और चाइना के पहलवानों का दबदबा रहता है, पर ओलंपिक में यूरोपीय और यूएसए के पहलवानों से भी भिड़ना पड़ेगा। अगर तुझे बाहर जाने का मौका मिल रहा है तो ना मत बोल, पर फिलहाल सब कुछ भूलकर अभी पर ध्यान दे। तुझे पता चला कि किस पहलवान से तेरा मुकाबला करवाएंगे? नहीं, कल तक बताएंगे। नीरव और पहलवान जी ने बात की। उसके बाद घर बात करता है। वो बाऊजी और कमल से रोज ही बात करता है। इनडायरेक्टली वृंदा के बारे में भी पूछ ही लेता है। जिस दिन नहीं पूछता तो बाऊजी खुद ही उसके बारे में बता देते हैं। कई बार वे वृंदा को भी बोल देते हैं कि नीरव से बात करे, पर वो हमेशा इनकार ही करती है। आज भी वो सब बात करता है, पर बाऊजी को इस बारे में कुछ नहीं बताता। अगले दिन सुबह जब वो प्रैक्टिस के लिए आया तो नजर बलकार पर पड़ी, जो कोच के साथ कुछ बातचीत कर रहा था। उसे देखा तो हैरान रह गया। ये यहाँ क्या कर रहा है, वो भी कोच के साथ। उसे गड़बड़ लगा तो पहलवान जी को फोन किया। पहलवान जी, ये बलकार अखाड़ा छोड़कर अकेडमी में क्या कर रहा है? क्या बलकार अकेडमी आया हुआ है? पहलवान जी भी चौंक गए। उसने मुझे तो नहीं बताया कि वो अकेडमी जा रहा है।
बस ये कहकर गया कि काम से जा रहा है। बलकार का चरित्र पहलवान जी को भी संदिग्ध लग रहा था। कहीं बलकार और कोच का कुछ कनेक्शन तो नहीं, क्योंकि बलकार और नीरव में ही इस वेट कैटेगरी में सीधा कंपटीशन है। अगर नीरव एशियन में जीत गया तो सीधा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो जाएगा और उसके बाद बलकार की इस भार वर्ग में ओलंपिक में जाने की आशाएं धूमिल हो जाएंगी। पर अगर वो गोल्ड मेडल नहीं ला पाया, फिर नीरव को बलकार से कंपटीशन मिलेगा। तू वहाँ उस पर नजर रख और यहाँ मैं उसकी पूरी हिस्ट्री निकालवाता हूँ कि कोच और इसका क्या संबंध है, और तू टेंशन ना कर, अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दे। अगर बलकार वहाँ कोच के साथ है, इसका मतलब उसे जानबूझकर वहाँ बुलाया गया है, या फिर क्या? हर संस्था की तरह खेल भी भाई भतीजा वाद से अछूता नहीं है, यहाँ भी चलता है। कहीं कोच बलकार को पहले से तो नहीं जानता, क्योंकि तेरे अकेडमी जाने के बाद ही बलकार मेरे पास अखाड़े में आया और वही ट्रिक सीखने की कोशिश करता था जिनमें तू माहिर है। इसलिए ही कोच तुझे गलत ट्रिक तो नहीं सिखा रहा हो, क्योंकि ओलंपिक में या तो तू जाएगा या बलकार। अगर तू मेडल ना ला सका तभी बलकार ओलंपिक में जा पाएगा। गुरुजी जो संदेह जता रहे थे वो निराधार भी ना था। कोच का रवैया नीरव के लिए शुरू से ही ठीक नहीं था, और अधिकतर होता भी तो यही है, काबिल के बजाय सिफारिशी हमेशा ही फायदा उठा ले जाते हैं। जब बड़ी लाइन बनाने की काबिलियत ना हो तो लाइन काटकर छोटी करने की कोशिश होने लग जाती है। यहाँ भी हो सकता है यही हो रहा हो। उधर गांव में सुबह के समय बाबूजी किसी आवश्यक काम की वजह से जल्दी दुकान चले गए। इस वजह से नाश्ता भी नहीं कर पाए कि दोपहर के समय कमल उन्हें खाना दे जाएगा तभी खाएंगे। कमल अभी लेट आने वाला था तो वृंदा दोपहर का खाना जल्दी बनाती है और टिफिन में रख खुद ही खाना देने जाने का सोचती है कि जब तक कमल आता है वो खाना देकर वापस आ जाएगी। दुकान ज्यादा दूर तो नहीं है, यही कोई 10-15 मिनट की दूरी पर था। वो घर के दरवाजे बंद करती है और खाना लेकर दुकान तक पहुंच गई। बाबूजी ने उसे आया देखा तो हैरान थे। अरे बहू तू क्यों आ गई? कमल को आने देती वो ले आता। आपने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। कमल भी लेट आएगा तो तब तक आप भूखे रहते क्या? मुझे भी खास काम नहीं था तो आ गई। अब खा लीजिए। ठीक है खा लूंगा। नहीं अभी खाओ, कहकर वो टिफिन खोल कर रख देती है तो बाबूजी को सब काम छोड़ खाना खाना पड़ा। जब उन्होंने खाना खा लिया तो वो टिफिन लेकर वापस आने लगी। रास्ते में वीडियो ऑफिस था। वीडियो बाहर ही खड़ा था। उसकी नजर वृंदा पर पड़ी तो आवाज दी, वृंदा। आवाज सुन वो पीछे मुड़ी। वीडियो चलता उसके पास आया। कैसी हो? ठीक हूँ। आ जाओ बैठो थोड़ी देर, कुछ जरूरी बात भी करनी है। उन्होंने जिद की तो वृंदा अंदर आ गई। बैठो। उन्होंने कुर्सी की तरफ इशारा कर बैठने को कहा तो वो बैठ गई। वीडियो बाबू पंकज की मृत्यु के बाद 1-2 बार उनके घर आए जरूर, पर बाबूजी और नीरव से ही बात हुई। वृंदा से बात करने का मौका ही नहीं मिला। आज इतने दिनों बाद वृंदा को नॉर्मल देख उन्हें अच्छा लग रहा था। उन्हें भी पंकज के जाने का दुख है और मन में वृंदा के लिए सहानुभूति। वो खुद 2 साल पहले इस दुख से गुजर चुके हैं। जिंदगी भर साथ निभाने के कस्मों के बाद वही जीवन साथी जब यूं अचानक अलविदा कह जाता है तो इंसान इस दुख से उबर नहीं पाता। उन पर भी माता पिता का दबाव था, पर उस दबाव के बावजूद वो अपने बेटे के लिए सौतेली माँ नहीं लाना चाहते, इसलिए दूसरी शादी नहीं की। उनका ये निजी फैसला है। वे दबाव झेल सकते हैं, पर वृंदा को देख उन्हें भी दुख हो रहा था कि उसकी बिना मर्जी के इतनी जल्दी शादी भी कर दी। मन इतनी जल्दी कहा किसी को अपना पाता है। तुम्हें इतने दिनों बाद नॉर्मल देख अच्छा लगा और ये जानकर सुकून मिला कि धीरे धीरे ही सही तुम्हारी जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। वह बोले तो वृंदा ने गर्दन झुका ली। साफ था पंकज का जिक्र। आते ही दिल के जख्म हरे हो गए। जो वीडियो बाबू समझ रहे थे तो धीमे सुर में बोले, जो चला गया वो तो लौट कर नहीं आएगा, पर उसी गम को याद कर घुटते रहने से अच्छा जिंदगी में आगे बढ़ रही हो देखकर सुकून मिला। पंकज का जिक्र आया तो आँखों से आंसू टपक पड़े। तुम तो रोने लगी। मैंने इसलिए ये जिक्र नहीं छेड़ा कि तुम रोने लग जाओ। उसके कहने से वो जल्दी आंसू पोंछती है। मैं तुम्हारा दर्द भली प्रकार महसूस कर सकता हूँ। मैं भी तुम्हारे समान दर्द से 2 साल पहले गुजर चुका हूँ, तो इस बात से वाकिफ हूँ कि बहुत मुश्किल होता है खुद को इस स्थिति से बाहर लाना।
दिन भर ऑफिस में तो किसी तरह समय निकल जाता है, पर घर जाते ही महसूस होता है कि हमने सिर्फ साथ ही नहीं खोया बल्कि अपने शरीर का आधा हिस्सा खो दिया। जिंदगी की सबसे अनमोल शख्स को खो दिया है, जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती। पर तुम्हारे घर वालों ने ये काम अच्छा किया कि नीरव से तुम्हारी शादी कर दी। बेशक रिवाज के चक्कर में जल्दी कर दी, पर नीरव भी अच्छा लड़का है। पंकज की जगह बेशक कोई नहीं ले सकता, पर नीरव भी सही बंदा है। अकेली जिंदगी बहुत मुश्किल है, वो भी उस समाज में जहाँ अकेली औरत के लिए परिस्थिति और मुश्किल हो जाती है। दूसरे को अपनाना इतना आसान होता तो आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? वृंदा ने सवालिया नजर वीडियो बाबू पर टिकाई तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था, तो उसका मुंह ताकने लगा। इतना आसान नहीं होता भूलना, खासकर एक औरत के लिए। जब आप पुरुष होकर ये नहीं कर पाए तो मैं कैसे करूं, पर हमारे गांव में रिवाज है, कहकर जबरदस्ती बांध देते हैं किसी के साथ भी, मर्जी हो ना हो। उसके बाद कितनी कसमकस भरी जिंदगी जीनी पड़ती है, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। वृंदा की आंखों में बेबसी के सवाल थे। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और मेरा दूसरा विवाह ना करने का कारण मेरा बेटा है। मेरी पत्नी से लव मैरिज थी, उसकी जगह किसी को देने का मन नहीं हुआ, पर तुम्हारे पास ऐसा कोई कारण नहीं। मुश्किल से 2 महीने ही शादी को हुए थे। तुम्हारे घर वालों ने बहुत सही फैसला किया है। अभी तुम्हें ये बुरा लग रहा है, पर कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। और मैंने तुम्हें ये जिक्र छेड़ तुम्हें दुखी करने नहीं बुलाया था। हाँ, वही पूछ रही थी क्यों बुलाया? नीरव ने बातों बातों में एक दिन बताया था कि पंकज को बाबा खिलाफ कोई सबूत हाथ लगा था और वही लेकर वो वापस घर आ रहा था। हाँ, बता तो रहे थे। कुछ आइडिया है किस बारे में हो सकता है? पूछा था मैंने, पर उन्होंने ये कहकर इनकार किया कि फोन पर नहीं बता सकते। पर उससे पहले कुछ दिन पहले बात करते हुए वो मुझसे सलोनी की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट की बात कर रहे थे कि उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट हाथ लग जाती, शायद उससे जुड़ा कुछ हो। हाँ, ये हो सकता है। जो सबूत पंकज को मिला था हमें मिल जाता तो कुछ बात बनती, पर पंकज के जाने के बाद अब तो जैसे बाबा वाला केस बंद ही हो गया है। ना जाने ऐसे क्यों लगता है कि पंकज, बाबा, सबूत और एक्सीडेंट आपस में मिले हुए हैं। पंकज होता तो केस चलता रहता, पर उसके जाने के बाद अब कोई पूछ नहीं रहा। पंकज के जाने का सबसे ज्यादा फायदा तो बाबा को ही हुआ है। हो सकता है इस सब बातों का आपस में कनेक्शन हो। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं और नीरव इस पर आगे सबूत जुटाने वाले थे, पर फिर वो शहर चला गया। मैं भी बिजी हो गया। तुम आज दिखी तो सोचा पूछ लूं। वे दोनों बात कर ही रहे थे कि प्यून विडो के 2 साल के बच्चे को गोद में उठाए वही आ गया। साहब, ये चुप नहीं हो रहा। प्यून बोला तो वीडियो बाबू उसे गोद में उठा पुचकारते हैं, पर तब तक 2 लोग अपनी समस्या लेकर आ गए। अब उनकी बात सुननी थी तो बच्चे को वापस देने लगे तो वह रोने लगा। वृंदा ने उसे रोते देखा तो गोद में ले लिया तो वह चुप हो गया। वापस देने लगी तो वह फिर से रोने लगा। वीडियो बाबू की मांझी कहाँ है? उसने प्यून से पूछा। वो शहर गए हुए हैं, इसलिए बाबा रो रहे हैं। सर, मैं इसे साथ में ले जाऊं, बाद में कमल के पास भेज दूंगी, या इनको भेज देना लेने के लिए? वृंदा वीडियो बाबू से बोली। ये तुम्हें परेशान करेगा, बहुत शरारती है। कोई बात नहीं, मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद है, मैं इसे संभाल लूंगी। वृंदा के कहने पर उन्होंने अनुमति दी तो वो उसे गोद में उठाए घर आ गई। दोपहर का खाना पहले ही बना था। कमल के आने तक वो उसके साथ खेलती रही। वह भी थोड़ी देर में उससे घुल मिल गया। उसकी अटखेलियों के साथ वृंदा कब अपने बचपन में पहुंच गई उसे भी पता न चला। कमल घर आया तो उसे ध्यान आया कि इसे वापस भेजना है। वह कमल को भेजने वाली होती है कि वीडियो बाबू उसे लेने खुद ही आ गए। बच्चे ने अपने पापा को देखा तो खुश हो गया। वह उसे गोद में लेकर खुद से चिपका लेते हैं। ज्यादा परेशान तो नहीं किया इसने? जी नहीं, इसके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। जब आप ऑफिस चले जाते हैं, प्यून के साथ के यहाँ भेज दिया करना, मैं इसे संभाल लूंगी जब तक आपकी मांझी आती है। वृंदा बोली तो उन्होंने सहमति दी और चले गए। उधर अकेडमी में शाम के समय पहलवान जी नीरव को फोन करके बताते हैं कि उन्होंने बलकार की पूरी हिस्ट्री निकलवाई है। वे सच जानकर दंग हैं। कोच का नीरव को गलत दाव सिखाना, अपनी ताकत और दाव का इस्तेमाल न करने देना, बलकार का अखाड़े और अब अकेडमी में होना।
मात्र कोई संयोग नहीं, अपितु नीरव को ओलंपिक में जाने से रोकने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही थी। वजह उसकी जगह अपने मनपसंद खिलाड़ी भेजने की सिफारिश की जा रही थी। और ये तब से शुरू हुआ जब नीरव ने अखाड़े से बाहर होने के बाद पहलवानी छोड़ने का निश्चय कर एशियन गेम से अपना नाम वापस लेने की अर्जी दी। पहलवान जी घुमाकर बातें कर रहे थे, नीरव को समझ नहीं आ रहा था। गुरुजी पहेलियां ना बुझाइए, साफ साफ बताइए। बलकार पता है कौन है? कौन है? एशियन गेम कमेटी के जो सदस्य हैं, उनमें से एक शक्ति कुमार है। वे खुद अपने समय के इंटरनेशनल लेवल के पहलवान रह चुके हैं। बलकार उनका भतीजा है क्या? सुनकर नीरव चौंक गया। हाँ, जब तूने गेम से नाम वापस लेने के लिए एप्लीकेशन दी तो उन्हें तेरी जगह बलकार को वाइल्ड कार्ड एंट्री से एशियन में भेजने का अच्छा मौका मिल गया था। उन्होंने कमेटी के 2 लोगों को अपनी तरफ मिला भी लिया ताकि कोई अड़चन न डाल सके। उनमें से एक मेंबर को ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने ये बात ओलंपिक कमेटी तक पहुंचा दी। ओलंपिक कमेटी को तेरे नाम वापस लेने पर ऐतराज था, क्योंकि उन्होंने तुझे उन खिलाड़ियों में शॉर्टलिस्ट कर रखा था जिनसे उन्हें ओलंपिक पदक की उम्मीद थी। उन्होंने वजह पता की तो पता चला कि तुम्हें कोच चाहिए, तो उन्होंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी से बात कर तेरे लिए एक अलग कोच भेजने का अनुमोदन किया। जब शक्ति कुमार को लगा कि उनका मौका तो चला जाएगा, तो उसने ये घटिया साजिश रची। उसने अपने जानकार का कोच पूरी प्लानिंग के तहत भिजवाया ताकि तुझे एशियन में मेडल लेने से रोका जाए। उनके ही निर्देश पर कोच ने तुम्हें कमजोर करने ये सब किया ताकि तू अपनी ताकत का इस्तेमाल ना कर सके और गेम में मेडल लाने में असफल हो जाए। उसके बाद तुझे बलकार से मुकाबला करना पड़ता, इसलिए वे उसे मुकाबले के लिए तैयार कर रहे थे। बलकार काफी समय से अकेडमी में प्रैक्टिस कर रहा था। जब कोच को लगा कि बलकार तुझे नहीं हरा पाएगा, तो उसने उसे मेरे अखाड़े भेज दिया ताकि वो दाव सीख सके जिनमें तू माहिर है। बलकार को तो मैं इतनी बड़ी साजिश की जा रही थी मेरे खिलाफ। मुझे हराने के लिए वह दांत पीसता बोला। इसे खेल राजनीति कहते हैं, जिसमें कुछ लोग निजी स्वार्थ को देश के सम्मान से ऊपर रखकर सोचने लगते हैं। वो तो ये भला हुआ कि तू गाँव आकर मुझसे मिल लिया। मैंने तेरा और बलकार का मुकाबला करवा दिया, वरना तू तो कोच के कहने पर चलता रहता। मुझे उसी दिन शक हो गया था, इसलिए मैंने वो वीडियो भेजने को कहा। उन्हें देख मेरा शक यकीन में बदल गया और मैंने तुझे बता दिया, पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। नुकसान जरूर हुआ है, पर ऐसा नहीं कि जिसकी भरपाई ना हो सके। मुझे 100% यकीन है कि वो मुकाबले में बलकार को उतारेंगे। उतारने दो उस बलकार का, तो रिंग में वो हाल करूँगा कि दोबारा किसी के साथ ऐसा करने की हिम्मत ना करे। मुकाबले के दौरान ही उसकी हड्डियों का कचूमर ना बना दिया तो मैं भी आपका चेला नहीं। गुस्से से आंखें दहक रही थी और भुजाएं फड़क रही थी। उसको गुस्से में देख गुरुजी ने उसे शांत करना चाहा। शांत गधाधारी शांत, ऐसे तैस में आकर तूने काम बिगाड़ना है। तुझे जो भी करना है गेम के नियमों के अंदर करना है, नहीं तो गेम से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ऐसा कुछ भी करने की मत सोचना। बलकार तेरी टक्कर का ही है। उसका प्लस पॉइंट ये है कि उसे आधुनिक कुश्ती लड़ने के साथ पॉइंट बटोरने भी आते हैं। मौका देखते ही वह पहलवान को रिंग से बाहर कर देता है। आप क्या मुझे डरा रहे हैं? पर मैं किसी से नहीं डरता। मैं डरा नहीं रहा। उसकी ताकत उसका स्ट्रांग पॉइंट बता रहा हो। अब बात उसकी कमजोरी की। उसका एक वीक पॉइंट है। वो क्या? वो धोबी पछाड़ के बाद अपना बचाव नहीं कर पाता। अगर तूने दोनों हाथों से उसकी गर्दन दबोचकर दाव लगाकर उसे धोबी पछाड़ दी, तो एक बार नीचे गिरने के बाद वो खुद को तेरे चंगुल से छुड़ा नहीं पाएगा, ना ही उठ पाएगा। उसी दौरान तूने उसे चितपट करने की कोशिश कर उसे ढेर करना है। उसके चितपट होते ही वो हारा माना जाएगा। बेशक गेम में उसके पॉइंट ज्यादा ही क्यों ना हो, कुश्ती में चितपट होना पहलवान की हार माना जाता है। ये तो तुझे पता ही है। जी गुरुजी, मैं ऐसे ही करूँगा। आज बता देंगे कि मेरा मुकाबला किससे होगा। बलकार को हराकर सबसे पहले उस कोच से निपटूंगा और उसका इस अकेडमी से बोरिया बिस्तरा बंधवाऊंगा। उसे नहीं पता उसने किससे पंगा लिया है। एक तो तुझ पर गुस्सा जल्दी हावी होता है, उसको काबू करने की कोशिश कर। तू इससे काम बिगाड़ेगा। पहले जीत जा, फिर देखते हैं उस कोच और शक्ति कुमार का क्या करना है। पहलवान जी ने उसे गुस्सा न करने की नसीहत दी
ताकि वो गुस्से में कोई गड़बड़ ना करे। गुरुजी से सच्चाई सुन नीरव हैरान था और क्रोधित भी, पर उसे खुद पर यकीन है कि वह अब की दफा बलकार को पराजित कर देगा, क्योंकि इस दफा वह पिछली बार जैसी गलती नहीं करेगा। पहलवान जी से बात करने के बाद नीरव बाऊजी से बात करता है, पर आज बाऊजी दुकान के हिसाब किताब के काम में व्यस्त थे तो ढंग से बात नहीं कर पाए। तो वे कमल को फोन पकड़ा देते हैं। नीरव ने उससे बात कर ली, पर वो वृंदा के बारे में पूछना चाह रहा था पर पूछ नहीं पा रहा था। बाऊजी तो उसे खुद ही बता देते थे कि वह इस समय क्या कर रही है। कमल से पूछने में झिझक तो हो रही थी, पर है तो छोटा भाई ही, तो थोड़ी झिझक के बाद पूछ ही लिया, वो कहा है। वो कौन? कमल को समझ नहीं आया तो पूछता है, अबे गधे, एक तू, एक पापा और एक वो, 3 लोगों के अलावा भी है क्या कोई घर में? वह चिढ़ता बोला, अच्छा वो वाली, वो मतलब भाभी। कमल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ, किचन में है, खाना बना रही है। कैसी है वो? अब तो नहीं, रोती रहती। ठीक है, रोती भी नहीं है और आज खुश भी है। वो क्यों? आज पापा सुबह दुकान जल्दी चले गए तो नाश्ता भी नहीं किया। भाभी पापा को खाना देने गई तो रास्ते में विडो बाबू मिल गए। उनका छोटा सा बच्चा है ना, 2 साल का, वो उसे घर ले आई। बड़ा ही प्यारा और नटखट है, उसके साथ खेलती रही। भाभी को बच्चे बहुत पसंद है तो आज उसके साथ उनका अच्छा टाइम पास हो गया। अच्छा, उसे बच्चे पसंद है? हाँ, तभी तो ले आई, और अब तो वो उसे यहाँ रोज ही छोड़ जाएंगे। क्यों? जब तक विडो बाबू की माजी नहीं आ जाती। वो शहर गई है ना। लेकिन सच्चाई क्या है और अगले भाग में क्या नया मोड़ आने वाला है, देखते हैं अगले भाग में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।